आप तेल को सिर्फ एक ईंधन समझते होगी, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि इस तेल ने कितने देशों में आग लगाई है। मैं आपको बताऊंगा कि इस तेल के वजह से दुनिया में कितने युद्ध हुए, युद्ध को आगे बढ़ाने में इस तेल की क्या भूमिका है, इस तेल के वजह से कितने देश आबाद हुए और कितने बर्बाद हुए, और देखेंगे इस तेल का हमारे भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आपको नहीं पता होगा कि इस तेल की खोज के वजह से दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी व्हेल मछली की जान बची। तो ऐसा कैसे? तो जो तेल की खोज हुई थी वो व्हेल ऑयल के विकल्प के तौर पर हुई थी। पहले लोग व्हेल ऑयल से ही दिए और लैम्प जलाते थे, और ये ऑयल निकालने के लिए सबसे पहले व्हेल का शिकार किया जाता था, उसे मारा जाता था। उसके बाद उसकी चर्बी निकाली जाती थी, उस चर्बी को बाद में उबाला जाता था, और इसी प्रक्रिया को रेंडरिंग कहा जाता था। फिर उबालने के बाद जो तरल ऊपर आता था उसे व्हेल ऑयल कहा जाता था, और उसी का वो लोग उपयोग करते थे। फिर 1859 में तेल की खोज हुई, और इसे ही व्हेल ऑयल के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा, क्योंकि ये सस्ता था, निकालने के लिए आसान और टिकाऊ भी था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो आप आज की आधुनिक दुनिया देख रहे हो, ये तेल के बिना बनना संभव नहीं था, क्योंकि इसी के बाद ही दमदार इंजन बने, बिजली बनाने के लिए डीजल जनरेटर बनाए गए, और ऐसे दुनिया धीरे धीरे तेल पर निर्भर होती गई। अब मैंने आपको तेल की खोज के बारे में तो बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि ये तेल की खोज किस देश में हुई थी, क्योंकि इसके पीछे भी एक ऐतिहासिक कारण है जिसे मैं आपको आगे समझाऊंगा। क्योंकि अब हम देखने वाले तेल के वजह से दुनिया में हुआ तांडव। तो अगर आपको लगता है कि प्रथम विश्व युद्ध सिर्फ हथियारों और बंदूकों से जीता गया युद्ध था, तो नहीं, ये तेल से भी जीता गया युद्ध था। प्रथम विश्व युद्ध में तेल की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि युद्ध में टैंक, ट्रक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और हवाई जहाज ही नहीं चलते तो ये युद्ध कहलाता। और सैनिकों को दुश्मन के एरिया में क्या बैलगाड़ी और घोड़ागाड़ी से छोड़ते? हाँ, ट्रेन थी जो कोयले से चलती थी, लेकिन वो भी ज़मीन पर नहीं चलती थी, उसके लिए भी पटरी चाहिए थी। और दुश्मन के एरिया में कौन सा देश पटरी बनाता है? तो तेल ने युद्ध को एक आधुनिक युद्ध प्रणाली में बदल दिया, और इसमें सबसे आगे रहे ब्रिटेन और अमेरिका। और प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की यही सबसे बड़ी कमजोरी थी, क्योंकि जर्मनी के पास अपना तेल का भंडार नहीं था, और समुद्री नाकाबंदी की वजह से जर्मनी बाहर से तेल आयात भी नहीं कर पा रहा था। और प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के हार में तेल एक महत्वपूर्ण कारण बना, और अमेरिका के पास उस समय दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार था। जो मैंने वो 1859 वाली तेल की खोज की बात की थी, वो अमेरिका में हुई थी। और उसके पीछे का ऐतिहासिक कारण देखें तो बहुत सारे देश ये दावा करते हैं कि 1959 से पहले उनके देश में तेल मिल चुका था। तो मिला होगा, लेकिन व्यावसायिक रूप में तेल का उपयोग सबसे पहले अमेरिका ने ही किया था। और इस युद्ध में अमेरिका ने अपने मित्र राष्ट्रों को भरपूर मात्रा में तेल की सप्लाई की, और युद्ध के अंत तक अमेरिका एक वैश्विक तेल शक्ति बन गया। तो तेल में अमेरिका की बात हो ही रही है, तो उसके साथ ही सऊदी अरब को कैसे छोड़ सकते हैं? तो आपको नहीं पता होगा कि ये जो आपको आज डेवलप सऊदी अरब दिख रहा है, यहाँ पहले सिर्फ रेत और ऊँट थी। फिर इनके साथ एक घटना घटी जिसे हम कह सकते हैं अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। यानी यहाँ पर 1938 में एक कुएं से तेल निकला, और ये ऐसे ही तेल निकालते गए, और ये निकालते निकालते एक रेगिस्तान से दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, और ये पूरी तरह तेल पर निर्भर होते गए। और इनके लिए एक वाक्य फेमस हो गया, तेल ख़त्म खेल ख़त्म, क्योंकि यहाँ पर तेल की सिवा कुछ और है ही नहीं। फिर इन्होंने इस पर ध्यान दिया। फिर सन 2000 के बाद ये अपनी तेल पर निर्भरता कम करने के लिए अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने लगे। रुको, हम एक बात भूल रहे हैं, हमने सऊदी को अमेरिका का दोस्त कहा था, तो ये दोस्ती हुई कैसी? तो इसके लिए हमें पीछे जाना होगा। तो जब सऊदी अरब में तेल निकला था तो पूरी यूरोप का ध्यान इस पर गया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में यूरोप को तेल के महत्व के बारे में पता था। तो ये बात ऐसी हुई कि किसी अंधे बूढ़े के घर में सोना निकल आया, और उसके आस पड़ोस में सभी चोर रहे थे। वो मैंने इसे अंधा इसलिए कहा क्योंकि उस समय उसके पास सेना नहीं थी जो उसके तेल की रक्षा कर सके, और जो आज है वो भी नहीं कर सकती। फिर अमेरिका इसका बॉडीगार्ड बन के आया और कहा, मैं चोरी नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो मैं निकालूंगा। और अमेरिका ने इससे अपनी सैन्य सुरक्षा दी, और उसके बदले में सस्ता तेल अपने यहाँ आयात करने लगा। और कुछ ही सालों बाद बनने लगा द्वितीय विश्व युद्ध का माहौल। अगर मैं आपसे कहूँ कि जापान पर जो 2 परमाणु बम पटके गए थे, इसके पीछे भी तेल ही कारण था, तो आप कहोगे ये कुछ भी कह रहा है, लेकिन मैं इसे आपको साबित करके देता हूँ। तो इससे पहले हम द्वितीय विश्व युद्ध और उसमें तेल की भूमिका को देखते हैं। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि युद्ध में टैंक, ट्रक और हवाई जहाज तेल के बिना चल नहीं सकते। और इस युद्ध में भी जिस देश का तेल पर नियंत्रण था
वही इस युद्ध में आगे था। अब हिटलर की बात करें तो मैंने पहले बताया है कि जर्मनी के पास अपना खुद का तेल का भंडार नहीं है, लेकिन उसने इसे देखते हुए अपने तेल के टैंक बना के रखे थे, जिसमें 1 से 1.5 साल तक चले इतना तेल रिजर्व करके रखा था। लेकिन दुश्मन देशों ने बम से इन टैंक को ही उड़ा दिया। अब हिटलर क्या करे? अब कुछ लोग कहते हैं कि ये पागल था, ये यूरोप के छोटे छोटे देशों पर हमला कर रहा था, ये ठीक था, लेकिन इसने इतने बड़े सोवियत संघ पर हमला क्यों किया? तो इसके पीछे भी महत्वपूर्ण कारण तेल ही था, क्योंकि सोवियत का जो काकेशस क्षेत्र था, यहाँ पर सोवियत का सबसे बड़ा तेल का भंडार था। अब हिटलर ने सोचा कि अगर हम यहाँ पर कब्जा करें तो हमें तेल की कमी नहीं आएगी, और हिटलर ने सीधा हमला कर दिया। और द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की ये सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि उसने वहाँ पर कब्जा तो किया, लेकिन वो उस कब्जे को टिका नहीं पाया, और उसके बाद दुनिया की एक बड़ी शक्ति उसके खिलाफ हो गई, और सोवियत संघ ने जर्मनी को एक ऐसा जवाब दिया तो जर्मनी को सीधा घुटनों पर ला दिया। अब विश्व युद्ध में जापान को देखते हैं तो जापान एशिया और प्रशांत महासागर में अपना प्रभुत्व बनाना चाहता था, इसलिए उसने चीन पर हमला कर दिया और आक्रामक नीति अपनाते हुए वो आगे बढ़ता गया। अब अमेरिका को लगा कि ये हमारा प्रभुत्व कम कर रहा है, तो जापान के पास भी अपना खुद का तेल नहीं था, वो भी बाहर से तेल आयात करता था, और जितना तेल बाहर से लाता था उसमें सबसे बड़ा हिस्सा उसे अमेरिका से आता था। तो अमेरिका ने उस पर पूर्ण तेल प्रतिबंध लगा दिया, यानी उसे तेल देना बंद कर दिया, और बाकी देशों से भी कहा कि इसे तेल मत देना। अब जापान के पास भी 1 से 1.5 साल का ही तेल था, और अगर उसे अपनी विस्तारवादी नीति आगे बढ़ानी थी तो उसके लिए उसे अपनी सेना को मजबूत रखना होगा। और अब आपको पता ही है कि सेना में तेल का कितना महत्व है, तो उसके पास एक ही विकल्प बच गया, जो दक्षिण पूर्वी एशिया के तेल क्षेत्र है वहाँ पर कब्जा, लेकिन वहाँ पर अमेरिका का प्रभुत्व था, इसीलिए जापान को उस बाधा को मिटाना पड़ा, और तभी जापान ने अमेरिका के द्वीप पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। अब वहाँ पर अमेरिका के नेवी के इतने हवाई जहाज खड़े थे जितने आज हमारे वायुसेना के पास भी नहीं है, और जापान ने उन सबको उड़ा दिया, और उसके बाद दोनों देश द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गए, और अमेरिका ने उसे ऐसा जवाब दिया कि पूरे जापान की धज्जियाँ उड़ा दी, और लास्ट में गिरा दिए 2 परमाणु बम। अब आप खुद बताइए कि इस घटना में तेल का योगदान था कि नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो युद्ध हुए उसके पीछे तेल ही कारण था, लेकिन इन्हें आगे बढ़ाने के लिए तेल ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो अब आते हैं अमेरिका पे। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस घटना से पहले अमेरिका इस युद्ध में शामिल नहीं था, तो ये एक तरह से गलत है, क्योंकि पर्ल हार्बर पर हमला होने से पहले अमेरिका ने किसी देश पर सीधा हमला तो नहीं किया, लेकिन जो इसके मित्र देश इस युद्ध में शामिल थे उन्हें हथियार और 85% तेल की सप्लाई अमेरिका ने की, और उस समय अमेरिका ने उस तेल को महंगा बेचा, यानी युद्ध से भी उसने अपने मस्त पैसे कमाए। तो हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका इस युद्ध में शामिल नहीं था, डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्टली अमेरिका शुरुआत से ही इस युद्ध में था। अब तेल के बारे में बात हो और खाड़ी युद्ध के बारे में बात न हो तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये युद्ध सीधे सीधे तेल के लिए लड़ा गया था, और दुनिया में इस युद्ध के लिए सबसे ज़्यादा नाम फेमस है सद्दाम हुसैन का। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, अगर इस युद्ध में सद्दाम हुसैन कामयाब हो जाता तो आज हमारे भारत में पेट्रोल और डीजल का दाम कम होता। तो ये कैसे, तो समझते। तो सद्दाम हुसैन इराक का शासक था जो रूस के प्रभाव में काम करता था, और जब इराक ईरान युद्ध हुआ तो ये अनिर्णायक रहा, यानी इसमें कोई भी देश जीता नहीं और कोई भी हारा नहीं। अंत में जो बचा वो था कर्ज, और ज़्यादातर कर्ज इराक ने कुवैत और सऊदी अरब से लिया था। अब इराक में भी तेल निकालता था, लेकिन जब कुवैत अपना तेल निकालना शुरू करता था तो इराक का तेल नीचे डगर कर चला आता था। तो इसीलिए ओपीसी ने एक कोटा तय किया कि कुवैत इससे ज़्यादा तेल नहीं निकालेगा। अब सद्दाम हुसैन कहने लगा कि ये अपना कोटा तोड़ रहा है, यानी ज़्यादा तेल निकाल रहा है। अब विशेषज्ञ कहते हैं कि ये सिर्फ एक कारण था, सद्दाम हुसैन का इरादा कुवैत पर कब्जा करने का था, इसीलिए उसने उस पर हमला कर दिया और कब्जा कर लिया। अब कुवैत को सद्दाम से बचाने के लिए इसमें अमेरिका ने हस्तक्षेप किया, और पूरी नाटो सेना ने इराक पर हमला कर दिया और कुवैत को इराक से अलग किया। और उसके बाद अमेरिका वहाँ से तेल निकालने लगा और निकाल कर पूरी दुनिया में बेचने लगा, और वहाँ पर अपने सैन्य अड्डे बनाए, जिससे मिडिल ईस्ट में अमेरिका का प्रभुत्व बना रहे। अब इसमें भारत की फ़ायदे की बात करें तो जब से सद्दाम हुसैन इराक में शासक में आया था तो तब से वो हमें सस्ता तेल दे रहा था, क्योंकि अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगाए थे, जैसे आज रूस पर लगाए। लेकिन उन प्रतिबंधों के बावजूद भी हम उससे तेल खरीदते थे,
और जब उसके पास कुवैत का तेल आ जाता तो हमारा उससे नुकसान नहीं होता, क्योंकि हमें उससे भी सस्ता तेल आज मिलता। अब हम चाइना के बारे में बात करते तो ये बात आपको सुनने के लिए बुरी लगेगी, लेकिन जैसे जैसे दुनिया अपनी तेल पर निर्भरता कम करेगी वैसे वैसे इसका फ़ायदा चाइना को पहुंचते चलेगा। तो ये कैसे, आगे देखते हैं। तो चाइना अपनी ज़रूरत का 75% तेल बाहर से आयात करता है और उसमें से ज़्यादातर तेल मलक्का जलसंधि से होकर आता है। तो चाइना इसे अपनी सबसे बड़ी कमज़ोरी मानता है, क्योंकि अगर भारत या कोई अन्य देश हिंद महासागर में अपने जहाज़ खड़े कर दे और मलक्का से चाइना जाने वाले तेल के जहाज़ों को रोक दे तो चाइना के अंदर तेल की कमी आ जाएगी। इसीलिए चाइना दक्षिणी चीन सागर पर दावा करता है कि ये उसका है, और वो दावा इसीलिए करता है क्योंकि वहाँ पर प्रचुर मात्रा में गैस और तेल मौजूद है। अब यूएन क्लॉज कहते हैं कि कोई भी देश अपनी देश की सीमा से 200 नॉटिकल माइल के अंदर ही तेल निकाल सकता है, लेकिन इस नियम के तहत चाइना को कम क्षेत्र मिलता है। इसीलिए वो 9 डैश लाइन के तहत कहते हैं कि दक्षिणी चीन सागर उसका है, इतिहास में उसका था, वहाँ पर पहले ज़मीन थी जो पानी में डूब गई। अब ये सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, लेकिन ये पैसे वालों की चोचले है। पैसा बड़े बड़े लोगों की आवाज़ दबा देता है। अब यही चाइना करता है, सिर्फ तेल और गैस के लिए। अब चाइना के फ़ायदे के बारे में बात करें तो जैसे जैसे दुनिया अपनी तेल पर निर्भरता कम करेगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ेगी वैसे वैसे ही चाइना को ही फायदा पहुँचेगा, क्योंकि दुनिया की जितनी बैटरियाँ बनती है उसमें से 70% बैटरियाँ चाइना में बनती है, और बैटरी बनाने के लिए जो रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए उसमें एकाधिकार चाइना का ही है। जो मिनरल्स चाहिए लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, उनका जो पूरी दुनिया में रिफाइनिंग होती है उसकी 70 से 80% मिनरल्स की रिफाइनिंग चाइना में ही होती है। इस वजह से चीन का बैटरी क्षेत्र में दबदबा बन चुका है। जैसे अमेरिका का तेल क्षेत्र में दबदबा था वैसे ही चीन का बैटरी क्षेत्र में दबदबा होने वाला है, और यही बात अमेरिका के आंखों में चुभती है। इसी वजह से अमेरिका दुनिया की तेल पर निर्भरता कम नहीं होने देना चाहता। अब ऐसे ही सोचते हुए अमेरिका की नज़र गई वेनेजुएला पर, यानी उसके तेल पर। अब आपको ये देखने के बाद पता चल जाएगा कि इस घटना के पीछे अमेरिका का उद्देश्य क्या था। और अमेरिका ने सोचा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल है वेनेजुएला के पास, और ये बकलोल एक दिन में निकाल रहा है सिर्फ 1 मिलियन बैरल तेल, और उससे सस्ते दामों में सबसे ज़्यादा तेल खरीद रहा है चाइना। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति से कहा कि भाई सुनो, हम तुम्हारे यहाँ कंपनियाँ लगाते, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते, ज़्यादा तेल निकालेंगे, उससे तुम ज़्यादा पैसे कमाना और थोड़ा बहुत हम भी हाथ मार लेंगे। तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने कहा आई डोंट लाइक यू, आई लाइक चाइना एंड रशिया। तो ट्रंप ने कहा पहले उठाओ इसे, और फिर घटी वो घटना। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उसके घर से उठा लिया और भेजी वहाँ पर अपनी कंपनियाँ और तेल निकालने लगे। अब 2 महीने लगातार ग्रीनलैंड चिल्ला कर उन्होंने इस घटना को दबा दिया, लेकिन उनकी इच्छा पूरी हुई। अब वो वहाँ से तेल निकाल कर आप पूरी दुनिया में तेल बेचेंगे। अब हम अमेरिका के बारे में इतनी बात कर रहे हैं और हम रूस के बारे में बात न करें तो हमने क्या ही बात की। तो रूस को देखें तो उसके पास भी प्रचुर मात्रा में तेल और गैस का भंडार है। पूरा यूरोप रूस के गैस पर निर्भर है। यूक्रेन रूस युद्ध के बाद वो निर्भरता कम हुई, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से रूस बाकी देशों की तरह तेल बेच नहीं पाता। इसी वजह से वो तेल चाइना और हमें सस्ते दामों में मिल जाता है, और यही बात अमेरिका के आंखों में खटकती है। अब अमेरिका चाइना को ज़्यादा परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना के पास बहुत पैसा है और चाइना पहले से ही अमेरिका पर थोड़ा सा भी निर्भर नहीं है। अगर ट्रंप कहता है कि चाइना पर 250% टैरिफ, तो आगे से शी जिनपिंग सीधा कहता है तुम पर दुगना 500% टैरिफ। लेकिन भारत ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी बहुत सारी कंपनियां अमेरिका को सामान निर्यात करती है। इस वजह से हम ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर सकते। वो सीधा कहता है कि रूस और ईरान से तेल मत खरीदो, लेकिन हम नहीं कह सकते कि तू कौन होता है हमें कहने वाला। हम कहते कम खरीदेंगे और ख़रीद लेते। देखा जाए तो हम जितना रूस से तेल खरीदते उससे ज़्यादा गुना यूरोप उससे गैस खरीदता है, लेकिन इसे हमारी पड़ी है। तो ऐसा क्यों? तो दुनिया में पूरी दुनिया एक दिन में जितना तेल की खपत करती है उसका 10% चाइना और भारत दोनों मिलकर ही खपा देते हैं। इस वजह से अमेरिका हमें कहता है कि भाई तुम इतने तेल की इस्तेमाल करते हो तो कुछ तेल हमारे लोगों से भी तो लो। हमने कहा कौन? उसने कहा सऊदी अरब। हमने कहा उससे तो पहले से ही खरीदते। फिर उसने कहा वेनेजुएला। तो हमने कहा भेज दो, खरीद लेंगे। लेकिन ये जो हमने वेनेजुएला से तेल खरीदने के लिए हाँ कहा है, ये हमें अमेरिका के आगे झुकने की तरह दिखाता है कि हमने उसके कहने पर वहाँ से तेल खरीदा। अब तेल को खरीदने बेचने को लेकर इतना घमासान हो रहा है, लेकिन एक समय आएगा
कि कोई भी इस तेल को खरीदेगा नहीं। तो ऐसा क्यों? तो चलिए इसे भी समझते हैं। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल है वेनेजुएला के पास। उसके पास लगभग 300 बिलियन बैरल तेल मौजूद है। दूसरे स्थान पर है सऊदी अरब, उसके पास है 280 बिलियन बैरल तेल। फिर तीसरे नंबर पर है कनाडा, उसके पास है 170 बिलियन बैरल तेल। अब पूरी दुनिया की एक दिन की तेल की खपत है 100 मिलियन बैरल तेल, यानी 10 करोड़। और अकेले भारत की एक दिन की कुल तेल की खपत है 56 लाख बैरल, यानी पूरे दुनिया का कुल तेल खपत का 5% हम ही खपा देते हैं। और हम हमारी ज़रूरत का 15% तेल खुद निकालते हैं और 85% तेल बाहर से खरीदते हैं। तो क्या होगा अगर हमें बाकी के देश तेल देना ही बंद कर दे? तो ये आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। घर से बाहर निकलिए और रोड पर जाइए, जो आपको गाड़ियाँ दिख रही होगी उनमें से 90 से 95% गाड़ियाँ पेट्रोल और डीजल पर ही चलती है। फिर कुछ महीनों बाद आपको उस रोड पर सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही दिखेगी, क्योंकि सरकार का तेल का भंडार कम होते होते जाएगा। अब इसे देखते हुए हमारी सरकार ने अपने बड़े बड़े ऑयल रिजर्व बना के रखे, लेकिन वो तेल चलेगा भी कितने दिन तक? और सरकार को कुछ तेल अपने पास भी तो रखना होगा, क्योंकि उसके पास अपना ट्रांसपोर्ट है, सेना है, उनके वाहनों के लिए भी तो तेल चाहिए। फिर उसके बाद एकदम से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमतें बढ़ जाएगी। लेकिन ये सिर्फ एक कहने की बात है, क्योंकि दुनिया से तेल खरीदना भारत की ज़रूरत नहीं है, बल्कि भारत को तेल बेचना दुनिया की ज़रूरत है। क्योंकि दुनिया धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या बढ़ रही है और तेल पर निर्भरता कम हो रही है। आप दुनिया को छोड़ो और भारत को देखो, तो हमारे देश में पिछले 5 सालों में देखिए कितने बदलाव आए। सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सब्सिडी दे रही है, जिससे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदे, यानी हमारी सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रही है। और ये बात उन तेल उत्पादक देशों को पता है कि एक समय बाद उनके तेल को कोई पूछने वाला नहीं है। और ये सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वजह से नहीं है, कोई और भी ईंधन आ सकता है, जैसे हाइड्रोजन। ये एक ऐसा ईंधन है जो 0% प्रदूषण करता है और पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में मौजूद है। अब सिर्फ कमी है एक अच्छी टेक्नोलॉजी की, जिससे एक बेहतरीन इंजन बनाया जा सके, जिससे ये हाइड्रोजन से ऊर्जा उत्पन्न करे। और इसी वजह से अमेरिका अपना जल्दी जल्दी तेल निकाल कर बेच रहा है। अब आता है वीडियो का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ज़मीन के अंदर से तेल और डीजल सीधा निकलता है तो नहीं, तो चलिए इसे भी समझते हैं। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि तेल की कीमतें कैसे तय होती है, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण भाग है। तो तेल की कीमतें तय करने के लिए सबसे पहला और आसान रूल है कि दुनिया में अगर तेल की मांग बढ़ी और सप्लाई कम रही तो अपने आप तेल की कीमतें बढ़ेगी। और दुनिया में अगर तेल की मांग कम रही और सप्लाई बढ़ी तो तेल की कीमतें घट जाएगी। अगर दुनिया में युद्ध हुआ तो तेल की मांग बढ़ेगी, इस वजह से उसकी कीमतें भी बढ़ेगी। और अगर दुनिया में लॉकडाउन या मंदी रही तो तेल की मांग कम रहेगी, इस वजह से उसकी कीमतें भी घटेगी। इसीलिए तेल उत्पादक देश चाहते हैं कि देशों में या तेल उत्पादक देशों में युद्ध हो, इस वजह से ये उनका तेल महंगा बेचे। अब तेल की कीमतों में एक और चीज़ महत्वपूर्ण है, वो है उसकी क्वालिटी, यानी तेल कितना गाढ़ा है, कितना पतला है और उसमें सल्फर की मात्रा कितनी है। अगर तेल पतला रहा तो उसे रिफाइन करने में खर्च कम आएगा, अगर तेल गाढ़ा रहा तो उसे रिफाइन करने में खर्च ज़्यादा आएगा। और अगर उसमें सल्फर की मात्रा ज़्यादा रही तो उसका भी रिफाइन का खर्च ज़्यादा आएगा। इस वजह से जो तेल पतला होता है और जिसमें सल्फर की मात्रा कम होती है वो सबसे महंगा बिकता है, और जो तेल गाढ़ा होता है और जिसमें सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है वो सबसे सस्ता बिकता है। अमेरिका जो हमें वेनेजुएला से तेल खरीदने के लिए कह रहा है वो तेल गाढ़ा है, इसलिए उसे रिफाइन करने के लिए हमें खर्च ज़्यादा आएगा। और हमें जो रूस तेल बेचता है वो पतला है और वो सस्ता भी हमें मिलता है। और रूस से आने वाले तेल का ट्रांसपोर्ट का खर्च भी कम होता है। और वेनेजुएला हमसे रूस की तुलना में ज़्यादा दूर है, इस वजह से उसका ट्रांसपोर्ट का खर्च हमें ज़्यादा आता है। तो अब हम कम शब्दों में पेट्रोल और डीजल के निर्माण के बारे में समझते हैं। तो इसमें सबसे पहला काम होता है तेल को ज़मीन से निकालना। तो इसके लिए ज़मीन के अंदर गैस और पानी से प्रेशर बनाकर तेल को बाहर निकाला जाता है और उसी निकले हुए तेल को क्रूड ऑयल कहा जाता है। अब इसका हम सीधा उपयोग नहीं कर सकते। अब अगला काम होता है इसका ट्रांसपोर्ट। तो ऑयल टैंकर्स या पाइपलाइन के द्वारा इस तेल को रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है और उस रिफाइनरी में इसे साफ किया जाता है और उसी के बाद बनता है पेट्रोल और डीजल। और उससे जो कचरा निकलता है उसे फेंका नहीं जाता, बल्कि उसी से ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसीलिए ज़्यादातर देश कच्चा तेल अपने देश में आयात करते हैं और उसे अपने देश में रिफाइनरी बिठा के खुद साफ करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।